नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर, पंचायत, जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 10 अप्रैल 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के अंत तक लगभग 2 लाख चयनित जीविका दीदियों के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपए की राशि भेज दी जाएगी। कुल 19 लाख आवेदनों में से केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही इस चरण में प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि वे अपना स्वरोजगार सशक्त बना सकें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार ने स्थिति साफ की है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बताया कि दिल्ली में आम पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। पेट्रोल करीब 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर ही मिल रहा है, यानी आम लोगों पर सीधा बोझ नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले एक महीने में करीब 100% तक उछाल आया है। इसका असर सरकारी तेल कंपनियों पर साफ दिख रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पर करीब 24 रुपये 40 पैसे और डीजल पर 104 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर तक का नुकसान अंडर रिकवरी झेल रही हैं। अगर यह बोझ सीधे ग्राहकों पर डाला जाता तो पेट्रोल करीब 119 रुपये और डीजल 190 रुपये के पार पहुंच सकता था। सहरसा जिले में TRE 1 से TRE 3 के तहत नियुक्त 4000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दौरान कई शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, जिससे उनकी नियुक्तियां अवैध मानी जा रही हैं। इस जालसाजी के खुलासे से जिले के सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है और विभाग अब उन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पश्चिम चंपारण के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिला नियोजनालय द्वारा 6 से 11 अप्रैल 2026 तक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह जॉब कैंप जिले के 6 प्रखंडों में आयोजित होगा। इसके माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 17,000 से 23,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक युवा इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। गैस की किल्लत और लंबी लाइनों से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। सरकार और तेल कंपनियों ने डिजिटल बुकिंग और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए वितरण प्रणाली को आसान बना दिया है। अब आप व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप या मिस्ड कॉल के जरिए घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी राशन की दुकानों या छोटे केंद्रों से भी सिलेंडर लेने की सुविधा दी जा रही है, जिससे समय की बचत होगी और भागदौड़ खत्म होगी। शिवहर में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान BSVS द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है। जहां तक अरण राशि की बात है, तो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को उनके व्यवसाय के स्वरूप के आधार पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और योग्यता के आधार पर यह राशि तय करता है। ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने से प्रयागराज के बाजारों में महंगाई बढ़ गई है। महज 25 दिनों में रिफाइंड और सरसों तेल के दाम 10 से 20 रुपये प्रति लीटर तक उछल गए हैं। तेल के साथ साथ अरहर और अन्य दालों की कीमतों में भी तेजी आई है, जिससे आम आदमी की थाली महंगी हो गई है और घर का रसोई बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। बिहार के 80,000 सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम लागू होगा। प्रत्येक स्कूल में आपदा प्रबंधन समिति बनेगी और बाल प्रेरकों का चयन होगा। छात्रों को आग और लू से बचाव का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसमें मॉक ड्रिल भी शामिल है। यह पहल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और शिक्षा परिषदों के सहयोग से की जा रही है, ताकि बच्चों को विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। नीतीश कुमार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत शहरों में सड़क पार करने की समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया है। पथ निर्माण विभाग जेब्रा क्रॉसिंग को चौड़ा करेगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल लगाएगा। राज्य भर में 60 से अधिक स्थानों पर फुटओवर ब्रिज बनेंगे,
जिनमें पटना में भी नए पुल शामिल हैं। अतिक्रमण हटाकर नए फुटपाथ भी बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिमी जिलों गया, रोहतास, औरंगाबाद में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की संभावना है। 7 और 8 अप्रैल को पूरे राज्य में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यह बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड स्थित शाहाबाद गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। इस पछुआ हवा के कारण आग तेजी से फैली, जिससे देखते ही देखते 87 बीघे में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में किसानों को करीब 16 लाख रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। पटना नगर निगम जेपी गंगा पथ पर ठेला खोमचा व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण कर रहा है। दीघा गोलंबर के पास 55,000 वर्ग फीट में बन रहे इस जोन की लागत 2.96 करोड़ रुपए है। यहां दुकानदारों के लिए पीसीसी सड़क, जल निकासी के लिए नाला और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे गंगा पथ पर यातायात सुगम होगा और दुकानदारों को स्थायी ठिकाना मिलेगा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह द्वारा आयोजित 51 लाख रुपए के इनामी दंगल में बाहुबली का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। उनके पैतृक गांव लदमा में आयोजित इस महादंगल में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इसमें देश के दिग्गज पहलवानों के साथ साथ ईरान के अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भी दांवपेच दिखाए। अखाड़े में विदेशी पहलवानों की मौजूदगी और भारी भीड़ ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। बिहार के अरवल में NH 139 पर स्थित एक होटल में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। रंगदारी की मांग पूरी न होने पर बेखौफ बदमाशों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि गोलीबारी में होटल कर्मी बाल बाल बच गए। हमलावरों की यह पूरी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और अपराधियों की पहचान में जुट गई है। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान 2 संदिग्ध बाइक बरामद की गई हैं, जिनमें से एक बेगूसराय से चोरी की निकली। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल CCTV फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए लुटेरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूर्णिया में दिव्यांगों के साथ संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। एक शिविर में दिव्यांगों को बिना हवा वाली खराब ट्राईसाइकिल बांट दी गई। भीषण गर्मी के बावजूद चलने में असमर्थ दिव्यांगों को अपनी नई ट्राईसाइकिल खुद धकेलकर घर ले जानी पड़ी। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। उचित जांच न होने के कारण दिव्यांगों को राहत मिलने के बजाय भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। प्रभारी सचिव संतोष कुमार मल्ल ने पूर्णिया में समीक्षा बैठक कर जिले में रसोई गैस, खाद्यान्न और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। विशेष रूप से पूर्णिया शहर के 17,000 नए घरों को पाइपलाइन गैस PNG से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है ताकि निवासियों को जल्द सुविधा मिल सके। सोनपुर छपरा मेमू पैसेंजर ट्रेन में हाल ही में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जिसने यात्रियों का ध्यान खींचा। ट्रेन के डिब्बे में आम यात्रियों के साथ कुत्ते, बकरे और मुर्गों ने भी सफर किया। जहां एक यात्री अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठा था, वहीं कुछ लोग बकरे और मुर्गे झोले में बंद लेकर यात्रा कर रहे थे। इस स्थिति से यात्रियों को असुविधा तो हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह अनोखा दृश्य खूब चर्चा बटोर रहा है। छपरा में आयोजित उप मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भूमि धोखाधड़ी में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गलत कार्यों के लिए कार्य बहिष्कार करने वालों को बर्खास्त किया जाएगा और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। दरियापुर प्रखंड में लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी दर्जनों तालाबों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उचित रखरखाव और नियमित साफ सफाई के अभाव में ये तालाब अब कचरे के ढेर और अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं।
प्रशासन की उदासीनता के कारण जलस्रोत सूख रहे हैं, जिससे क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। यदि समय रहते इन तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो आने वाले समय में स्थिति और भी विकराल हो सकती है। आरा में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी योजना तैयार की है। अब इन पशुओं को पकड़कर जीविका दीदियों द्वारा संचालित गौशालाओं में भेजा जाएगा। दीदियां न केवल इन पशुओं की देखरेख करेंगी, बल्कि उनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद्य तैयार कर अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी। इस पहल से शहर को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली की बड़ी घोषणा की है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के अतिरिक्त अब ऑफ पीक आवर्स सुबह 9 से शाम 5 बजे के दौरान बिजली इस्तेमाल करने पर 20% तक की बचत होगी। इस पहल का उद्देश्य दिन के समय बिजली खपत को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं के बिल का बोझ कम करना है। यह राहत आम जनता के लिए आर्थिक रूप से बेहद मददगार साबित होगी। उत्तर बिहार में वैशाख की शुरुआत होते ही भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में पारा 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी अधिक है। तेज पछिया हवाओं और लू के थपेड़ों ने स्थिति को और कष्टदायक बना दिया है। इस चिलचिलाती धूप और तपिश से आम जन जीवन बेहाल है। विशेषकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश या संबंधित क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक डाटा ऑपरेटर ने अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग के शक में जूनियर इंजीनियर पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने पिस्टल की नोक पर जेई के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जेई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। भागलपुर में रसोई गैस की भारी किल्लत से हाहाकार मचा है। प्रशासनिक आंकड़ों में आपूर्ति सामान्य बताई जा रही है, परंतु जमीनी हकीकत इसके उलट है। हफ्तों पहले बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोग गैस एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रशासन की इस बेरुखी और डिलीवरी में देरी से आक्रोशित होकर एक उपभोक्ता ने अनशन तक की चेतावनी दे दी है। भागलपुर परिवहन प्रमंडल के बेड़े में 22 नई आधुनिक बसें शामिल होने जा रही हैं, जिनमें 11 एसी और 11 नॉन एसी बसें हैं। ये बसें 15 अप्रैल तक पहुंचेंगी और मई के पहले सप्ताह से इनका परिचालन शुरू होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी, जिससे यात्रियों का सफर सुगम और आरामदायक हो जाएगा। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड में पीएम आवास योजना के सत्यापन की धीमी गति ने 27,000 आवेदकों की बेचैनी बढ़ा दी है। अब तक केवल 1,700 आवेदनों का ही भौतिक सत्यापन हो सका है। जांच में बड़ी गड्ढबद्धी सामने आई है, जहां 300 से अधिक ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान है या वे योजना का लाभ ले चुके हैं। बिचौलियों की सक्रियता और धीमी प्रक्रिया से पात्र लाभार्थी परेशान हैं। मोतिहारी में पिछले 2 वर्षों से बंद पडडीडीहा 50 लाख रुपए की लागत वाला गोवर्धन गैस प्लांट अब जिला प्रशासन की पहल से दोबारा शुरू होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कमान जीविका दीदियों को सौंपी गई है। इसके संचालन और सफल प्रबंधन के लिए उन्हें 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वे गाय पालन करेंगी। यह कदम महिला स्वरोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और असम से 4 प्रशिक्षित हाथी, नर और मादा, लाए जाएंगे। इस नई पहल से रिजर्व में हाथियों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। इनका मुख्य उपयोग बाघों की सुरक्षा, दुर्गम इलाकों में गश्त और भविष्य में हाथी सफारी के लिए किया जाएगा। साथ ही इनके साथ आने वाले कुशल महावत स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित भी करेंगे। जिला प्रशासन के औचक निरीक्षण में बुकिंग और डिलीवरी के नामों में विसंगति पाई गई, जिससे कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। डीएम के सख्त निर्देशों के उल्लंघन पर प्रशासन ने अब दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस धांधली को रोकने के लिए व्यवस्था में पारदर्शिता लाते हुए अब पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू किया जाएगा, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। जन सुराज पार्टी ने वैशाली जिले में अपने संगठन का विस्तार करते हुए विनोद सिंह को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही हरिनंदन राय को जिला महामंत्री और वैद्यनाथ चौधरी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने संगठन को मजबूती देने के लिए
विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की है। इस नई टीम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर जन सुराज के विचारों को पहुंचाना है। समस्तीपुर जिले में आवास योजना के तहत सर्वे और सत्यापन का कार्य संपन्न हो चुका है। कुल 5.09 लाख आवेदकों में से 1.86 लाख आवेदनों में त्रुटियां पाई गई हैं, जिनका वर्तमान में पुनः सत्यापन किया जा रहा है। अब ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अंतिम पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। जिले में चयन प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में है। समस्तीपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान राजस्व वसूली पर हड़ताल का गहरा असर पड़ा है। राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य बहिष्कार के कारण कुल 17.5 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 7.87 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। निर्धारित लक्ष्य का केवल 45% हासिल होना जिले की वित्तीय स्थिति के लिए चिंताजनक है, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका है। मध्यम और कमजोर अंचलों की स्थिति मोरवा, उजियारपुर, मोहिउद्दीन नगर, खानपुर, वारिस नगर और ताजपुर जैसे अंचलों का प्रदर्शन मध्यम स्तर का रहा। वहीं बिथान, शिवाजी नगर, कल्याणपुर, पटोरी, रोसड़ा और सिंघिया जैसे अंचल औसत से नीचे रहे। सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले अंचलों में सराय रंजन, विद्यापति नगर, विभूतिपुर, मोहनपुर और हसनपुर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के आदेश ने देशव्यापी संकट खड़ा कर दिया है। इस फैसले से लगभग 20 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। आज दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षकों का तर्क है कि दशकों की सेवा के बाद अब परीक्षा थोपना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृषि प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल की अध्यक्षता में सुपौल में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरक की उपलब्धता सहित प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जिले में एलपीजी स्टॉक की स्थिति और लंबित बुकिंग की जानकारी साझा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना और बाजार में कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाना था। सुपौल सदर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति काफी धीमी है। कुल 1306 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक मात्र 132 घर ही पूरे हो सके हैं। पहली किस्त की राशि मिलने के बावजूद कई लाभार्थियों ने निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा है। इसे गंभीरता से लेते हुए बीडीओ कृष्णा कुमारी ने समीक्षा बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं और कार्य में तेजी लाने की चेतावनी दी है। सिवान में प्रशासन ने जरकिन डब्बे में पेट्रोल डीजल लेने पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब किसानों और आम लोगों को खुले में तेल तभी मिलेगा जब वे अपनी पहचान और जरूरत का प्रमाण देंगे। यह कदम संभवतः सुरक्षा व्यवस्था और तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना आधार कार्ड या उचित पहचान पत्र के जरकिन में तेल न दें, ताकि तेल का दुरुपयोग न हो सके। औरंगाबाद में माओवाद के खात्मे के बाद सहियारी गारलैंड ट्रेंच योजना विकास का नया चेहरा बनी है। 11.97 करोड़ की इस परियोजना का लक्ष्य वर्षा जल संचयन के जरिए 300 हेक्टेयर असिंचित भूमि तक पानी पहुंचाना है। वर्तमान में 75% कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह पहल कृषि को सशक्त कर क्षेत्र में समृद्धि लाएगी। बिहार के औरंगाबाद में भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। 1347.32 करोड़ रुपए की लागत वाली सोन नदी आधारित पेयजल योजना के माध्यम से शहर की प्यास बुझाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दिसंबर 2026 तक हर घर में शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने और जल शोधन संयंत्रों के निर्माण से भविष्य में पानी की किल्लत पूरी तरह समाप्त होने की उम्मीद है। मधुबनी सदर अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अकेले मार्च महीने तक 3000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रशासन इस बढ़ती संख्या को देखते हुए तेजी से पंजीकरण और जांच प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। किशनगंज में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूली समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। लू और तपिश से छात्रों को बचाने के लिए
जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों का संचालन अब सुबह की पाली में होगा। 6 अप्रैल 2026 से स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। यह आदेश बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। किशनगंज के टेढ़ागाछ में पुलिस ने एक किराना दुकान पर छापेमारी कर जालसाजी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दुकान की आड़ में फर्जी आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेज बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 400 से अधिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम और जमीन के कागजात बरामद किए। साथ ही कई सरकारी मुहरें और उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है। बांका जिले में मत्स्य विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए तिलापिया मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह मछली बहुत तेजी से विकसित होती है, जिससे साल में 2 बार पैदावार ली जा सकती है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा मुफ्त बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कम लागत और बेहतर मुनाफे की संभावना के कारण यह योजना स्थानीय किसानों के लिए वरदान साबित होगी। बांका के बौंसी में 5.45 करोड़ रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक 2 मंजिला अस्पताल भवन स्वास्थ्य सुविधाओं में नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। 30 बेड की क्षमता वाले इस नए भवन में 14 कमरे और 4 विशाल हॉल बनाए गए हैं। यहां मरीजों को ऑक्सीजन पाइपलाइन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय लोगों को अब इलाज के लिए शहर नहीं भागना पड़ेगा। बांका जिले में गैस संकट और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए डीएम नवदीप शुक्ला ने सख्त रुख अपनाया है। अब जिले की सभी 36 गैस एजेंसियों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की सीधी निगरानी में एलपीजी का वितरण किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना और अवैध भंडारण रोकना है। प्रशासन की इस सक्रियता से पारदर्शी वितरण सुनिश्चित होने की उम्मीद है। बिहार सरकार के खनन विभाग ने अवैध खनन और एंट्री माफिया पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब अन्य राज्यों से कोयला और गिट्टी लेकर आने वाले ट्रकों पर वन टाइम टैक्स लागू होगा। इसके प्रभावी कार्यान्वयन और राजस्व बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य परिवहन में पारदर्शिता लाना और कर चोरी को रोकना है। मनिहारी और साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर नौका और फेरी सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। यह कार्रवाई बंदोबस्तधारी द्वारा निर्धारित राशि जमा न करने और आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण की गई है। इस सेवा के ठप्प होने से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को लंबी दूरी तय कर भागलपुर होकर सड़क मार्ग से जाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। बिहार के कटिहार में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद भारी बवाल हो गया। उग्र भीड़ ने थाने पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों से राइफल छीन ली। स्थिति बेकाबू होते देख एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भाजपा नेता स्वेंदु अधिकारी के नामांकन रोड शो के दौरान हुए हंगामे ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते कोलकाता पुलिस के 2 डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आयोग का रुख सख्त है क्योंकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक को लेकर चिंता जताई गई है। मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के काफिले पर हमला हुआ, जिसका आरोप उन्होंने टीएमसी समर्थकों पर लगाया है। चौधरी का दावा है कि जब वह प्रचार कर रहे थे तब उन पर पत्थरबाजी की गई और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे कांग्रेस का अंदरूनी कलह बताया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी ने केरल में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा, आरएसएस और वाम मोर्चे एलडीएफ के बीच एक गुप्त समझौता है। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियां मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि एलडीएफ अब वास्तविक वामपंथी विचारधारा पर नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अत्यंत चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। महायुति की ओर से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के चुनाव लड़ने की संभावना है। इसी बीच कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।
यह चुनाव बारामती की सियासत में नए समीकरण पैदा करेगा। असम विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और कानूनी कार्रवाइयों के संदर्भ में शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि मुझे जेल भेजने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी को दोबारा जन्म लेना होगा। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 4 अप्रैल शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच घरेलू बाजारों में सोने का भाव 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार शनिवार की सुबह चेन्नई के सर्राफा बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई, जहां 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 1,16,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी भारी मजबूती बनी हुई है। चेन्नई में आज चांदी का भाव 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के करीब चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को चांदी 2,37,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। जानकारों का कहना है कि औद्योगिक मांग और निवेश के लिहाज से चांदी अभी भी निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई और बाकी शहरों का हाल 4 अप्रैल 2026 को भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में क्षेत्रीय आधार पर काफी अंतर देखा गया। स्थानीय बाजार भाव की बात करें तो चेन्नई में सोने के भाव देश में सबसे ऊंचे स्तर पर रहे, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,180 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोने के लिए चेन्नई के ग्राहकों को 1,39,500 रुपये प्रति 10 ग्राम चुकाने पड़े। यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत के इस प्रमुख केंद्र में मांग और स्थानीय टैक्स के कारण कीमतें अन्य बड़े शहरों की तुलना में लगभग 1,000 से 1,200 रुपये तक अधिक बनी हुई हैं। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अन्य हिस्सों जैसे हैदराबाद, केरल और पुणे में भी कीमतें मुंबई के समान 1,50,930 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट पर स्थिर रहीं। गुजरात के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और वडोदरा में कीमतें मामूली बढ़त के साथ 1,50,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज की गई। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी दरें 1,13,200 रुपये से 1,16,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहीं, जिसमें चेन्नई एक बार फिर सबसे महंगा बाजार साबित हुआ। चार्ट से यह स्पष्ट है कि शुद्धता के स्तर 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट के आधार पर कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 12,000 से 25,000 रुपए तक का अंतर देखा जा रहा है। कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं पर दिख रहा है। हालांकि इस सप्ताह सोने में लगभग 2.20% की साप्ताहिक बढ़त देखी गई है। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा के उछाल ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस कारण निवेशक अब सुरक्षित निवेश के तौर पर अमेरिकी डॉलर की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जिससे सोने की तेजी पर थोड़ी लगाम भी लगी है। आगे क्या रहेगा बाजार का रुख? तकनीकी रूप से देखें तो घरेलू बाजार MCX में सोना 1,57,600 रुपये से 1,58,800 रुपये के बीच रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। जब तक यह स्तर पार नहीं होता, तब तक कीमतों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदि गिरावट आती है तो 1,44,000 रुपये का स्तर एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये कीमतें बिना GST और मेकिंग चार्ज के हैं। ज्वेलरी खरीदते समय अंतिम कीमत आपके शहर के स्थानीय करों और शोरूम के मेकिंग चार्ज के आधार पर तय होगी। न पारसी न मुंबईया, टाटा ट्रस्ट में फिर बवाल। 2 ट्रस्टी की कुर्सी पर मिस्त्री ने उठाए सवाल, 5 पॉइंट में समझें पूरा हाल।